प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को इंडियन आर्मी जीडी में जो पेपर होता है उसका ओरिजिनल पेपर हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अब पहले रनिंग नहीं होगा, पहले ही पेपर होगा, तो इसलिए हम पहले पेपर को ही हल करेंगे। पेपर हमारा 50 नंबर का होगा, 1 घंटे का टाइम दिया होगा। ये एकदम ओरिजिनल पेपर है, कोई फेक नहीं है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसका पहला क्या होगा आंसर। ये पहला क्वेश्चन इसका है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही होगा। आइए इसका हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, कयक इनमें से किससे संबंधित है? कयक ये क्या है? कयक एक समुद्री जहाज है। कयक एक समुद्री जहाज है। आइए हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख ले। इस तीसरे का सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है वो कृष्णा नदी किनारे है कि नर्मदा नदी किनारे है, कि यहाँ पे इसका चौथा आंसर होगा गोदावरी नदी किनारे है, कि इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णा जो है, ये नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका ऑप्शन होगा सी बिल्कुल सही होगा। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है, वो कौन सा है? INS विक्रांत विराट जो है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पंचवा का बी बिल्कुल सही होगा। इसी तरह इसका छठवां क्वेश्चन जो है, पांचवा पांचवें का सॉरी पांचवें का जो है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण INS तरंगिणी होगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा ऑप्शन इसका। और ये इस तरह हम इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। छठा, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? दुनिया की सबसे लंबी नदी जो कि अमेजन है, वो दक्षिण अमेरिका से बहती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए हम इसका सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का दस्तावेज भारत की आर्थिक भाषाओं का विवरण रखता है, और किस अनुच्छेद में है? ये एट्थ में है। भारत का दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है, वो 8वें अनुसूची में रखता है। इसका एट्थ जो होगा वो आंसर होगा। भारतीय सेना में भारतीय सेना में कमानों की संख्या क्या होती है? भारतीय सेना में कमानों की संख्या 7 तरह की कमान होती हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए इसका हम अगला क्वेश्चन जो कि 10वां है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसका ऑप्शन होगा सी, रियाल सऊदी अरब की एक मुद्रा का नाम है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? गवर्नर मतलब राज्यपाल होता है, जो कि सरोजिनी नायडू थी। वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ये इस तरह स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी। कौन? सरोजिनी नायडू। 12वां क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस 13 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसका RK नारायण गाइड पुस्तक के लेखक थे। 14वां क्वेश्चन है, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं, जो कि इसमें द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये कमांडर है, इसके सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो बाबर नहीं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी। आइए हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये हमारा 15 क्वेश्चन के जनरल नॉलेज खत्म हो गया। अब आगे हमारा 16वां जो कि जनरल साइंस होगा। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है, ये हमारा 16वां क्वेश्चन है। ये प्रोटोजीवा के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजीवा के कारण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। बांझ विरोधी विटामिन जो है उसका नाम क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। विटामिन ई जो कि बांझ विरोधी होता है। तो आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कार्य बल और विस्थापन के बीच क्या संबंध है। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। बल इंटू विस्थापन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका। 19वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है कौन सा रसायन पौधे से प्राप्त होता है। ये 19 क्वेश्चन है जो कि कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। कुनैन जो कि पौधों से प्राप्त होता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। ये 20वां क्वेश्चन है मेरा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस तरह इसकी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए हम 21वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। सोडा को इस्तेमाल करने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 21 का बी बिल्कुल सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO2। कल को आपको ये इस फॉर्म में भी दे तो घबराना नहीं है, ये इसका सूत्र होता है CO2। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन एक अदिश राशि है। इसमें से कौन सी एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये गति जो है एक अदिश राशि है, बाकी सब क्या है, ये सब बल त्वरण ये सब सदिश राशि है। इस तरह इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। इसका होगा लोहा। लोहा हीमोग्लोबिन का एक मुख्य घटक है। इस तरह 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन कहता है एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। एक जीव की संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम सेल भी कहते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त की शुद्धता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रक्त की शुद्धता जो है किडनी, जिसको हम हिंदी में गुदा कहते हैं, ये इसकी शुद्धता को मापता है। तो इस तरह 25वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी। और 26वां क्वेश्चन किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है। ये इसका 26 नंबर का होगा NO2 और SO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। इस तरह इसका 26 क्वेश्चन हो गया 26। आइए हम 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है। विद्युत प्रवाह जो है अमीटर से नापा जाता है। ये धारा जो है अमीटर से मापा जाता है और वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर से नापा जाता है। विभवांतर वोल्टेज क्या कहते हैं, विभवांतर। कल को आपको विभवांतर भी पूछ ले तो विभवांतर किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से नापा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, ये है रेड ब्लू और ग्रीन, मतलब लाल नीला और हरा। इस तरह 28वां का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो 29 क्वेश्चन है मेरा निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह होता है, यानी पावर हाउस ऑफ कोशिका। इसको हम माइक्रोकांडिया को कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है हम माइक्रोकांडिया को। ये हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है मेरा, ये है कि निम्न में कौन मानव शरीर के समन्वयन गतिविधियों को नियंत्रण करता है। हमारे शरीर को कौन नियंत्रित करता है, ये हमारा 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन का होगा हार्मोन। हार्मोन जो होगा वो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होता है। हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, ये हवा में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हवा में 0.04% हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां हो गया हमारा। 32वां क्वेश्चन है
मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या संख्या जो होती है वो 46 होती है, और कल को आपको जोड़ों में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े, और गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इस तरह इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 33वां क्वेश्चन है मेरा, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या जो है वो 339 होती है। इस तरह इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? 34वां क्वेश्चन है मेरा, नेफ्रॉन कहलाती है। किडनी की मौलिक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मेरा 35 क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? लैक्टोबीरियम। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, लैक्टोबीरियम। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है 36 क्वेश्चन नंबर, जो कि अब यहाँ से हमारा मैथ का पोर्शन चालू हो जाता है। मैथ जो कि ये पूछ रहा है कि 12 और 30 का तीसरा अनुपात और 9 और 25 का बीच का अनुपात कितना होगा? तो पहले हमें तीसरा अनुपात ज्ञात करना होगा। तीसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे ए। तो बी स्क्वायर मतलब 30, ये इसको ए मानो, इसको बी मानो, 30 इंटू 30 बी स्क्वायर बटे ए 12। जब इसको हम काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 15 और 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15 और 2 15, 15 पच्चे 75। ये इसका बीच का तीसरा अनुपात 75 हो गया। और इसको हम लिख लेते हैं 75 पहले। तीसरा अनुपात है इसका 75, 75 इसका तीसरा अनुपात है। अब हमें बीच का अनुपात निकालता है 9 और 25 का। 9 और 25 के बीच का अनुपात हमें निकालना है। तो 9 इंटू इसका बीच का अनुपात निकालने का सूत्र होता है ए इंटू बी। तो 9 इंटू 25, जब इसको हम अंडर रूट करेंगे तो 9 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है, तो ये होगा 15। इस तरह अनुपात मेरा बना 75 15, 15 तिया 75। तो इस तरह मेरा 36वां का आंसर होगा ये 75 हो और 15 आया था, तो 15 पच्चे 75, ये होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 5 संबंध है 1। आइए हम कौन सा 36 हो गया था हमारा। 37वां क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 37वां कर रहा है कि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर सकते हैं? ये इसका एक सूत्र होता है कि जितने भी पुरुष हैं और जितने भी काम किया गया टाइम बराबर दूसरी संख्या में जितने पुरुष हैं और टाइम। वर्क होता तो बीच नीचे वर्क से भाग लगा देते हैं। तो इसका होगा 36 पुरुष 25 घंटे में काम करते हैं, तो 15 पुरुष कितने घंटे में काम करेंगे? इसको टी मान ले। तो 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25, 3 12 तिहाई 36, तो हो गया 12 इंटू 5, 12 पंचे 60। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 37 का ए बिल्कुल सही होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और वर्गों का औसत पूछा है। तो पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? इसका सूत्र होता है योग का सूत्र होता है n प्लस 1 और n प्लस 1 बाई 6। तो इसमें रखते हैं हम 7 और n प्लस 1 7 1 8, 2n 7 2 14 1 15 बटे 6। तो जब इसको हम काटेंगे तो होगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 चौक 8, 8 8 5 40, 40। इसका हम सूत्र में रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका यहाँ पे 38 का जो होगा इसका 20। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप जब रखेंगे इसको n प्लस 1 2n प्लस 1
बाई 6, ये संख्या का योग होगा। इसका जब हम योग निकालेंगे, n मतलब 7 रखेंगे, n के स्थान पे जो 7 रखेंगे, हम इसका योग निकालेंगे तो आएगा 140। और जब ये 140 इसका योग आएगा, और संख्याओं का योग औसत का फार्मूला होता है, औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत का फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है। तो जब योग मेरा आया है 140, तो संख्या कितनी है? 7 है, तो 7 दूनी 40, तो इसका आंसर होगा 20, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन, जो कि एक सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन तो पहले ध्यान से देखिए, ये 3 बार 343 है और ये 3 बार ये है, मतलब क्या है इसका कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में बन रहा है। आप लोगों को ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पता होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू। तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये दूसरे कोष्टक में होता है। तो उसी फार्मूले पे इसको हम रखेंगे। देखिए ये बन रहा है 343 का क्यूब माइनस 113 का क्यूब, भाग में कितना है 343 का स्क्वायर प्लस 343 का स्क्वायर प्लस 343 इंटू 113, और फिर यहाँ पे फिर 113 का स्क्वायर है और बीच में ये है। तो इस तरह फार्मूला इसका बना है, तो हम उसी फार्मूले पे इसको रखेंगे। तो यहाँ पे हम 343, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ए माइनस 343 माइनस, यहाँ पे जो हम फार्मूले से ही इसको काट लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर है और ए, तो इस नीचे क्या है, ए बी नीचे है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में ये है, ये इस फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका ए क्यू माइनस बी क्यू को जब हम फार्मूला लिखेंगे तो ये नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ मेरा ए माइनस बी, बस हमें वही घटाना है ए माइनस बी को। 343 माइनस 113, जब हम इसको घटाएंगे तो 0 3 2, ये होगा 230। ऑप्शन नंबर तीसरा सी बिल्कुल सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतने में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इनका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको ध्यान से इसके लास्ट वाले अंक को देखना चाहिए। लास्ट वाला अंक 21 है। 21 में अगर आपको ऑप्शन से देखना होगा कि अगर हम मान लीजिए हम 5 जोड़ते हैं, तो 5 जोड़ेंगे तो होगा कितना, ये होगा 26। 26 तो किसी का वर्ग होता नहीं, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। सी देखिए 21 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। 27 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, इसलिए ये तीसरा भी कट गया। और जब हम 8 जोड़ेंगे तो 29 होगा, 29 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, इसलिए ये भी कट गया। जब हम 21 में 4 जोड़ेंगे तो होगा ये 25। 25 5 का वर्ग होता है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है मेरा कि 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उम्र के से दोगुनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसको पहले हम बी को मानेंगे एक्स, मान लेंगे और ए को मानेंगे हम x प्लस 9। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पर क्या किया है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष में ए की उम्र बी की उम्र से 10 पूर्व उम्र में दोगुनी हो जाएगी। तो ए की उम्र x प्लस 9 प्लस 10 बराबर बी की उम्र क्या है, x माइनस 10 वर्ष पूर्व कहा है। तो इस तरह इसको जब जोड़ेंगे तो होगा x प्लस 19 और ये बराबर x प्लस 19 बराबर कितना होगा, x माइनस 10। जब इसको हम जोड़ेंगे तो होगा कितना 39, इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। आइए हम 42 क्वेश्चन देखते हैं। ये करा, इनमें से
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें हम देखते हैं कि अंडर रूट में 2, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.141, ये होता है 2 का और ये होता है 3 का होता है 1.732, अंडर रूट 3 का वर्ग होता है, लेकिन इसमें क्यों दिया हुआ है? तो ये क्या है, इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा। आइए हम 43वां क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है मेरा, एक परीक्षा में 40% छात्र जो है 40% छात्र, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 30% 85% एक परीक्षा में 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% जो है 85% और 75% गणित में 85% और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में पढ़े। तो अगर 40%, ये जो थोड़ा सा गलती यहाँ पे प्रिंटेड हो गया है, 40% रहे, 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। इसे करने के लिए हमें सबसे पहले एक गोला बनाना होगा, इस तरह आप भी बना लीजिएगा। अंग्रेजी, इसमें पहले यह है अंग्रेजी, तो इंग्लिश, ये गोला इंग्लिश का है, ये मैथ का है। ये बीच वाले गोले में क्या होगा, बीच वाले में ये दोनों वाले छात्र आएंगे। दोनों वाले छात्र कितने हैं, 75% दोनों में है, 80% यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 करेंगे तो ये होगा 80 पूरा, और ये 75 है और ये 85 है, तो जब इसको हम 10 करेंगे तो होगा 85। टोटल कितने पास हुए हैं, पास हुए हैं टोटल कितने, 80 10 90, 90 बच्चे तो टोटल पास हुए, 90% बच्चे टोटल पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए, 10%, 10% छात्र जो है वो फेल हुए हैं, 10% छात्र फेल हुए हैं, और 10% का मान कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ है। तो इसमें कुल छात्र कुल कितने होते हैं, 100%, तो 100% का मान कितना होगा, 400। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन क्या है, 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि 6.64 को भिन्न के रूप में लिखिए। जब इसको हम 100 से भाग करेंगे तो और यहाँ पे 100 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे तो होगा 6 4 6 बटे 100, जो कि इसमें ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ भी नहीं है। तो इस तरह हम इसको देखेंगे तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें मैच खा रहा है, तो इस तरह इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मस का फार्मूला ही होता है कि ऊपर अंश का ऊपर वाले का मस और नीचे वाले का लस। जब 2 8 और 64 10, ये ऊपर वालों का जब हम अंश का मस निकालेंगे तो मस मतलब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, महत्तम समापवर्तक 2 ही होगी। तो इस तरह ऊपर हम लिखेंगे 2, और जब हम यहाँ पे इसको नीचे वाले का लस निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो जब नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे, इसका ऊपर वाले को तो आया था 2 और नीचे वाला है कौन, 3 9 81 और 27, जब इसका आप लस निकालेंगे तो इसका लस होगा 81 है, यहाँ पे इसका लस होगा 81, क्योंकि लस सबसे बड़ी होती है, 81 से सभी संख्याएं विभाजित होंगी। तो इस तरह इसका आंसर होगा बी, बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए हम 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और समय जो है सेकंड में दिया गया है, तो हमें एक ही यूनिट में इसे कन्वर्जन करना होगा। तो इस तरह हम 108 को जब हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 25 90 18 छक्का 108, इस तरह होगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। इसकी चाल होगी 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल बराबर होता है दूरी, दूरी को डी से प्रेजेंट करेंगे और 15 सेकेंड, चल बराबर दूरी बटे समय, तो डी बराबर कितना होगा, 15 45, 450 इसका आंसर होगा, 450। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन है मेरा, एक किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 साल के बाद उस राशि का आधा, तो वह राशि क्या होगी। ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे P मूलधन x मानेंगे तो A कितना होगा, इसका आधा, जो कि कभी संभव है ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब आपने
कोई पैसा दिया है तो उसका आधा कैसे ब्याज मिलेगा, उसका तो उससे बढ़ के ही ना मिलता है। तो इस तरह इसका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये डी कह रहा है कि डाटा अपर्याप्त है, इसने में हल नहीं हो सकता ये। यही इसमें अगर दोगुना कहा होता तो ये हल हो जाता। इस तरह ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 48वां क्वेश्चन, ये 48 नंबर कह रहा है कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या 75% की वृद्धि हो तो उसकी परिधि में कितना होगा। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। ये परिधि की फार्मूला है। परिधि ये यहाँ पे दोनों ये संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये संख्या है, इसका कोई मतलब है नहीं। तो परिमेय परिपथ बराबर जो परिधि है वो डायरेक्ट आर के बराबर है। तो आर के जब बराबर है तो जितना वृद्धि जो है वो उसके त्रिज्या में होगी उतना ही वृद्धि उसके परिधि में भी होगी। इस तरह इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन देखते हैं, लगभग लास्ट ही है मेरा, एक और क्वेश्चन बचा है। ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम टैन थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो टैन थीटा बराबर टैन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ 45 अंश लिखते हैं। इस तरह थीटा बराबर 45 अंश होगा। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 45। आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक गोलार्ध का घुमावदार क्षेत्र सतह क्षेत्र क्या होगा। गोलार्ध मतलब क्या है कि ये अर्धगोला है। अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² होता है। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला ही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथ दोस्तों को जरूर भेजें, ताकि उनको भी ये ज्ञात हो कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय